हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने जा रहा है 13 अगस्त से और ये T1 का फेज़ है। आपके हाथ में ओनली T1 एंड T2 फेज़ होते हैं। T3 फेज़ आपके हाथ में नहीं होता है। आप लिख के भले आते हो, लेकिन T3 जो है कम्प्लीटली एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके हाथ में 50% है तो 50% एग्जामिनर के हाथ में होता है। और कई ऐसा देखा गया है कई बार पिछले एग्ज़ाम्स में, जहाँ पर बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी कॉपी है उसकी, लेकिन उसको 44, 45, 52 इतना स्कोर मिला है। लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने नॉर्मल लिखा था तो उनको 70 प्लस स्कोर मिल गया। एक कोई एग्जामिनर तो चेक करता नहीं, बहुत सारे एग्जामिनर चेक करते हैं, उनके अलग अलग माइंड हो सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है, ये T3 जो है वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में जो है वो ये है। तो यहाँ पर आप क्या है, T1 के स्कोर की मदद से आप दूसरी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। इनकेस अगर आप में T2 में थोड़ी कमी रह गई या T3 जो है एग्जामिनर के माइंड की वजह से थोड़ा अपसेट हो गया, गड़बड़ हो गया, तो आप T1 में एक अच्छे स्कोर की वजह से अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे और बहुत अच्छा जो है ग्रेड पे ले लोगे। हो सकता है आपको नहीं मिलती, लेकिन आप ले लोगे। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि जनरली इनको कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं लैंग्वेज की वजह से। तो यहाँ देखेंगे कि किस तरह से ये एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ सकता हूँ और मैंने भी एक डिसेंट स्कोर किया है। मेरा स्कोर, पहले मैं अपना स्कोर बता देता हूँ। 175 एक बार और 189 एक बार स्कोर रहा है, 2 बार अटैम्प्ट दिया है। 50/50 मैथ एंड रीजनिंग में T1 में स्कोर रहा है। एंड सेम जीके में 36 एंड सेकंड टाइम 42.5 इन जीके सेक्शन मेरा स्कोर रहा है। अब यहाँ पर जो है आप सेम स्कोर कर सकते हो। मैंने इंग्लिश का स्कोर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मेरा डेफिनेटली वो कम ही है, स्कोर कम है, लेकिन मैंने उन चीज़ों को जो है यहाँ से ओवरकम किया है। इनसे ओवरकम करके मैंने एक डिसेंट स्कोर कर लिया। कुछ बच्चे समझते हैं कि इंग्लिश में स्कोर नहीं करोगे तब तक आप कोई पोस्ट नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, अगर आप इंग्लिश में नॉर्मल भी हैं, एवरेज भी हैं, तो भी आप एक अच्छी पोस्ट ले जाओगे। फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा किस तरह से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो, CGL T1 में 150 मार्क्स अगर एक बच्चे के हैं और एक के 180 हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप एक पोस्ट AAO और एक जो JSO पोस्ट है या स्टैट्स की कोई पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप T2 में इसके बराबर भी स्कोर करते हो तो आप इसके बराबर तो चल ही रहे हो। T3 में जो भी मिलेगा वो भगवान की कृपा से मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, T2 में अगर इनकेस इस बच्चे के 350 हैं और आपके 330 हैं, तो भी क्या करोगे, आपको इसको हो सकता है लास्ट तक पहुँचते पहुँचते TA या ऑडिटर मिले और आपको जो है 4800 की 4200 की ग्रेड पे की जॉब मिल जाए। तो यहाँ तो बेसिकली ये जो है ग्रेड पे के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं पोस्ट के पावर के हिसाब से नहीं बता रहा कि पोस्ट में कौन सी बेटर है। ऑडिटर डेफिनेटली कई बच्चे प्रेफर करते हैं JSO से, और डेफिनेटली वो बेटर ही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ग्रेड पे के आधार पर बता रहा हूँ कि ग्रेड पे अगर आप देखते हो, आपको हो सकता है कोई पोस्ट ना मिल रही हो, लेकिन आपको ग्रेड पे पर एक अच्छी पोस्ट मिल जाए। कई ऐसे बच्चे हैं, देखा गया है लास्ट ईयर्स में, जिनको कोई भी पोस्ट नहीं मिल रही थी, इवन उनको TA भी नहीं मिल रहा था, लेकिन उनको एक्स्ट्रा पेपर की वजह से AA अलॉट हुआ है, AA मिला है। ऐसे कई बच्चे जिनको 4800 ग्रेड पे मिला है, जबकि उनको TA नहीं मिल रहा था। ठीक है, ऐसी चीज़ देखने को मिली है। क्यों उन्होंने पेपर में एक अच्छा स्कोर किया, किस वाले पेपर में, AA में। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। मैथ में जनरली क्या है, 25 क्वेश्चन सभी को पता है, 2 राइट पर माइनस के 0.5 रॉन्ग पर और 0 जो है अटैम्प्ट नहीं करने पर। कुछ टीचर आपको समझाते हैं कि आपको 100/100 ही अटैम्प्ट करना है, बट ऐसा मत करना। उसका कारण ये है कि वो ये समझाते हैं प्रोबेबिलिटी में कि अगर आप 5 क्वेश्चन करते हो और उसमें से 4 रॉन्ग हो जाते हैं और 1 राइट हो जाता है तो मार्क्स मिलेंगे 0। लेकिन अगर इनकेस 3 रॉन्ग हुए और 2 राइट हो गए तो मार्क्स मिलेंगे प्लस के 2.5। वो ये समझाते हैं कि 0 से लेके बाकी प्लस तक का ही सफ़र है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि इनकेस 5 रॉन्ग हो गए और 1 भी राइट नहीं हुआ तो उस केस में माइनस के 2.5 सीधा हो जाता है, 0 के बाद माइनस के 2.5 आता है। तो वो ये चीज़ कभी नहीं बताते। तो ये जो है, आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना करो तब तक जब तक आप 50% एलिमिनेशन नहीं कर चुके हो। 4 ऑप्शन है, A B C D। मैं ये चारों सेक्शन के लिए बता रहा हूँ, मैथ रीजनिंग GK इंग्लिश के लिए। अगर आप A और B में श्योर हो, A और C में श्योर हो कि ये नहीं हो सकते 100%, और B और D में कंफ्यूज हो, तब आप वहाँ उस केस में 50-50% का रोल प्ले कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चारों में अक्कड़ बक्कड़ लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा आप करोगे तो उसमें चांसेस होंगे कि एक तो आप जो है श्योर नहीं हो पाओगे कि आपने जितने किए उनमें से कितने सही हैं, और दूसरी बात क्या होगी कि उनमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले क्या करो, पेपर अटैम्प्ट होता है, पेपर स्टार्ट करते हो तो जनरली बच्चे स्टार्ट करते हैं GK से या रीजनिंग से और मैथ को लास्ट में करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं करना आपको।
आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना है जो आपको देखने में अजीब सा लगता है या फिर डर लगता है, जिसमें स्पेशली बच्चों को मैथ में डर लगता है, लेकिन मैथ में क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। तो मैथ के सबसे पहले मैथ के जो सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करो 20 मिनट में। और इसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, 3 4 5 6 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप जो है वो लास्ट में करना। इसके बाद रीजनिंग अटैम्प्ट करो। ये मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं इस तरह से ही करता था, रीजनिंग अटैम्प्ट किया। उसके बाद 20 मिनट में यहाँ पर क्या होगा, रीजनिंग में आप 20 मिनट तो मैक्स हैं, रीजनिंग में आपके पास अच्छा खासा 5-6 मिनट बच जाएंगे, 15 मिनट मैक्स में रीजनिंग हो जाती है। और इसके बाद आप जी के इंग्लिश जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। जीके में हार्डली 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आता है तो ओके, नहीं आता है तो नहीं। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे रहोगे लेके और आपसे कुछ फॉर्मूला बन गया और जीके का आंसर हो गया, इस तरह से नहीं होता। इंग्लिश में आपको हार्डली 10 मिनट लगते हैं, तो 15 मिनट आपको यहाँ लगते हैं, 5 मिनट और इसमें से आपको टाइम बच जाता है, तो जो है आपको अच्छा खासा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। तो जनरली बच्चे जो 100 अटैम्प्ट करने की सोचते हैं वो सिर्फ रॉन्ग स्ट्रेटजी की वजह से, अगर इंग्लिश पहले अटैम्प्ट कर लें या रीजनिंग पहले अटैम्प्ट कर लें और मैथ को सबसे लास्ट में करें, तो उनके 70 ही अटैम्प्ट हो पाते हैं। लेकिन सेम तैयारी वाला बच्चा अगर कुछ इस तरह से पैटर्न रखे जिस तरह से वो हमेशा फॉलो करता है, या फिर कुछ इस तरह से जिससे उसका प्रेशर ओवरकम हो, तो वही बच्चा 70 का 90 स्कोर कर लेता है। मेनली क्या है, अगर आप मैथ एंड रीजनिंग में कंप्लीट स्कोर करते हो तो 100 स्कोर तो यहीं बनता है, ये मैं रॉ स्कोर बता रहा हूँ। और इसके साथ जीके में अगर आप एवरेज 20 स्कोर करते हो और इंग्लिश में आप 30 स्कोर करते हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो 30 एक एवरेज स्कोर कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर 150 स्कोर हो जाता है, वो भी अगर आपकी हार्ड शिफ्ट हुई तो ये 150 पहुँच जाएगा सीधा 190 पर। ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, अगर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट है और आपने मैथ रीजनिंग में कंप्लीट स्कोर कर लिया तो आप सीधा 150 की जगह 190 पर पहुँच जाते हो। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये आप कैसे कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर की अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, नो डाउट। लेकिन अगर आपने सिंपल थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपका जो है कंप्लीट स्कोर करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें रीजनिंग सेक्शन है, ये भी आप प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उनको लगा लोगे तो भी ओके, नहीं लगाओगे और नॉर्मली आपने एक बार देख लिया तो भी चल जाता है। इसमें जनरली बच्चा इसमें जो है 45 प्लस स्कोर कर लेता है। मैं यूआर में बात कर रहा हूँ, और मान ली यूआर के जो बच्चे यूआर से क्वालिफाई करते हैं वो जनरली 45 प्लस स्कोर कर ही लेते हैं, और कई बच्चे 40 प्लस तो सभी बच्चे स्कोर कर लेते हैं, और कई बच्चे इसमें 50 स्कोर कर लेते हैं अगर उनको 2-4 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। कुछ एक क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े गड़बड़ होते हैं, जिनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब एक चीज़ आती है जनरल साइंस की और जनरल नॉलेज की। जनरल साइंस और जनरल नॉलेज में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है करंट अफेयर, एक होता है स्टैटिक जीके जिनमें टॉपिक्स होते हैं, यानी कि जैसे मिडाइवल हिस्ट्री आपको पता है, ये जो क्वेश्चन है मिडाइवल हिस्ट्री से। और एक नॉन टॉपिक क्वेश्चंस होते हैं। नॉन टॉपिक क्वेश्चन से मतलब जैसे कि बांध के बारे में दे दिया, या फिर जो है आपसे पूछ लिया ये नहर किस जगह पर है। और एक आता है आपका साइंस का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो जनरली साइंस को छोड़ देते हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं तो वो बायो को छोड़ देंगे, बायो वाले हैं तो वो जनरली क्या करेंगे कि स्टैट्स के पार्ट को छोड़ देंगे साइंस में, या फिर मैथ के कुछ पार्ट को कम करेंगे। लेकिन क्या है, आपको सबसे पहले करना चाहिए जो आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके जो एग्ज़ाम है 2-3 दिन बाद है, तो करंट अफेयर पर फोकस करो। स्टैटिक पार्ट में जैसे मिडाइवल हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करो। अगर आपने नहीं पढ़ा है, 2 से 4 दिन लगते हैं, अगर आपका एग्जाम 17 को या 24 को है, मिडाइवल हिस्ट्री पर फोकस करो, जिससे स्टैट्स में आराम से 3 से 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन कवर होते हैं, तो ये एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। करंट अफेयर में अवार्ड हैं, ठीक है। अवार्ड्स के बाद कुछ एक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं, तो वो रिपोर्ट्स हैं, या जो है कमेटीज़ जो गठित होती हैं वो चीज़ें हैं, या फिर अपॉइंटमेंट हैं। तो ये सारी चीज़ जो है आपसे पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, फिक्स पूछी जाती हैं, डेट्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी हुई और आपका एग्ज़ाम 2-4 दिन बाद है तो आप इनको पढ़ लो। अगर आपके पास आज का टाइम है तो इनको सबसे पहले देख लो, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से ही कवर हो जाएंगे, यानी कम से कम 15 से 20 मार्क्स। ओके, अगर आप स्टैटिक जीके में पढ़ रहे हो और आपने ये टॉपिक छोड़ रखा है तो इस टॉपिक को नहीं छोड़ना था, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे आते हैं 2 से 3। इसके बाद आती है पॉलिटी। पॉलिटी ऐसा चक्कर होता है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ी है तो ओके, अगर आपने नहीं पढ़ी है, सिर्फ ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको छोड़ देना। आप कॉन्फिडेंट रहो, एक तो करंट अफेयर पर, एक मिडाइवल हिस्ट्री पर, और एक नॉन टॉपिक, जैसे कि अगर आपके पास टाइम बचता है और लूसेंट आपके पास है तो लूसेंट से
लूसेंट के एंड में एक विविध क्वेश्चन आते हैं, मिसलेनियस कुछ पार्ट आते हैं नहरों के, बांधों के, या फिर ट्राइब्स के, या फिर जो डांस हैं उनकी फॉर्म पूछी जाती हैं स्टेट वाइज। तो वो आप यहाँ से कवर कर लो और ये सबसे बेस्ट होता है। ये आपको किसी भी वीडियो में देखने को मिल जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो रहती हैं, बहुत सारे एजुकेटर जो है वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ से कुछ ट्रिक्स वगैरह देख लिया करो जाते आते, क्योंकि कई बार इनमें दर्रे वगैरह हैं तो 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और जनरली साइंस में ऐसा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो कई बच्चे जो है बायो में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कई फिजिक्स में छोड़ देते हैं, कई केमिस्ट्री में छोड़ देते हैं। तो आपका जो पार्ट ऑलरेडी पहले से अच्छा है तो आप उस पर यार फोकस करो। अगर आपने नहीं किया, ये लास्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम में अगर आप कुछ कर सकते हो इनमें तो एक आध चीज़ चूज़ कर लो और उसको कर लो। अब इसमें कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा 13 को एग्ज़ाम है और जिन बच्चों का 24 को, वो 13 और बाकी एग्ज़ाम से गाइडेंस ले लेंगे और यहाँ पर अटैम्प्ट कर लेंगे और उनको अच्छा स्कोर होगा। हाँ, उनका अच्छा स्कोर होगा, बट उनका अच्छा स्कोर सिर्फ रॉ होगा, उनका अच्छा स्कोर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइज स्कोर उनका अच्छा नहीं होगा। उसका कारण ये आपसे अच्छा नहीं होगा। उसका कारण ये कि 13 का पेपर और 24 का पेपर की अगर सेम लेवल देखूँ, ठीक है, क्वेश्चन का यहाँ पर सिमिलर नहीं देख रहा मैं, सेम लेवल देखते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि आपका अगर रॉ स्कोर 120 है और यहाँ पर अगर रॉ स्कोर आपका 130 या 135 आया है, तो नॉर्मलाइज स्कोर आपको हो सकता है 155 या 160 देखने को मिले, लेकिन वहीं इसका रॉ स्कोर जो है 150 देखने को मिले। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं ऑलरेडी, मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्स में ये चीज़ें देखी हुई हैं कि लेवल सेम है, बस एक पहली शिफ्ट का था, एक लास्ट शिफ्ट का था, और उन दोनों में नॉर्मलाइज स्कोर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले। ये मैंने आपको फिर भी यहाँ पर 5 या 10 का डिफरेंस देखा है, वहाँ पर आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसका कारण ये कि यहाँ पर एग्ज़ाम प्रेशर होता है, तो आप क्या करो, उस प्रेशर को रिलीज़ करो, कोशिश करो जितना हो सकता है प्राइमरी शिफ्ट में अच्छा स्कोर करने की। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंग्लिश में मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आप इसमें +30 स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली। कुछ चीज़ें हैं सिलेक्टिव है, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ओके, ये आप चीज़ें पहले अटैम्प्ट करो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, ये चीज़ें आप बहुत जल्दी कर सकते हो। पैसेज अगर आपके पास आता है तो बहुत अच्छी बात है, पैसेज के फ्री के नंबर होते हैं जनरली, अब T1 में देना बंद कर दिया है। इसके साथ जो है यहाँ पर PQRS आता है, PQRS, और एरर आप थोड़ी सी पढ़कर जाओ, क्योंकि एरर के यहाँ पर थोड़े फ्री नंबर मिलते हैं। अगर आप 5 एरर आ रही हैं तो 3 या 2 एरर आपको फ्री मिल जाएंगे, और 4 आपके एंटोनिम और सिनोनिम ऑलमोस्ट आ जाते हैं, और इन एंटोनिम सिनोनिम में से 1 या 2 आप कर लेते हो, क्योंकि कारण ये होता है कि वो एलिमिनेशन से हो जाते हैं। जैसे कि एडमायरेबल है, एडमायरेबल मतलब कि एक पॉजिटिव वर्ड है, एडमायर करना पॉजिटिव वर्ड है। तो वहाँ क्या होगा, आप नेगेटिव वर्ड अगर आपसे अपोजिट पूछा है तो आप नेगेटिव देखोगे तो हो सकता है 1 ही मिले आपको नेगेटिव, वहाँ आपको 3 जो है नेगेटिव ना दिखें, मतलब आपने 3 किसी न किसी तरीके से रिलेट कर रखे हों। तो ये चीज़ें जो हैं एंटोनिम सिनोनिम में भी काम कर जाती हैं। एरर में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं सिंपली उठ के आ जाती हैं, जैसे वैन देन के क्वेश्चंस हैं, या फिर इफ़ के बाद जो है फ्यूचर टेंस नहीं आता, वो चीज़ें हैं। इफ़ के बाद वर्ब WERE लगता है, व V2 लगता है, ये चीज़ें होती हैं। या फिर बोथ एंड के आइदर और, नाइदर और, ईच, मच, ये सभी जो कंजक्शंस वगैरह हैं, या फिर कुछ एक स्टार्टिंग पॉइंट्स है जिनसे एरर तुरंत डिफाइन हो जाती है, इन चीज़ों को आप करके जाओ, यहाँ पर आपको इजीली 30 स्कोर मिल जाता है। तो इन सब की वजह से आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर पाते हो। अब मैं कुछ एक बेनिफिट बता देता हूँ T1 में हाई स्कोर करने के। देखो, T1 में हाई स्कोर आप करते हो तो उसके लिए क्या होता है, पहली बात तो आप उन बच्चों से थोड़ा अच्छे हो जाते हो, उन बच्चों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो जो T1 में ऑलरेडी जिनका स्कोर कम है। लो स्कोरर है, एक हाई स्कोरर है। यहाँ पर हाई स्कोरर क्या होगा, इसने अगर जीके और रीजनिंग सेक्शन है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो वहाँ क्या होगा, इसका एक स्कोर अच्छा खासा बन जाएगा, जिससे ये T2 के लिए कॉन्फिडेंट होगा। वहीं ये क्या होगा, ये T2 के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, कम हो पाता है, और लास्ट तक सिलेक्शन तक इसी कॉन्फिडेंस की वजह से रह जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं T1 में कम स्कोर करते हैं, लेकिन T2 में अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करके एक पोस्ट ले जाते हैं। ये भी ऐसा देखने को मिलता है। और यहाँ पर उल्टा भी हो जाता है कि हाई स्कोर करने के बाद भी वो कोई पोस्ट नहीं ले पाता इन T1। तो सेम चीज़ आपको क्या है, अगर आप हाई स्कोर कर रहे हो तो वहाँ आपके पास क्या बेनिफिट होगा, एक तो डबल का पेपर होगा आपके पास, एक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या फिर आप SI2 जो लास्ट ईयर पोस्ट थी उनका एक विकल्प होगा। तो जिसमें क्या कर सकते हो, आप एक एक्स्ट्रा पेपर देके इन केस अगर आपके T2 में मैथ या इंग्लिश में किसी में भी एक एवरेज स्कोर रहता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का जनरली इंग्लिश में एक एवरेज स्कोर रहता है, तो आपका 150 या 140 या 130 स्कोर है, तो यहाँ आप क्या करोगे, डबल के पेपर में इजीली 130 प्लस स्कोर करके, या फिर JSO के पेपर में 130 प्लस स्कोर करके आप एक अच्छे ग्रेड पे की जॉब ले सकते हो। मैं जॉब की प्रोफाइल के बारे में वर्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ऑडिटर से, बहुत सारे क्या मोस्टली सभी बच्चे ऑडिटर से जो है
ऑडिटर के बाद जो है JSO चूज़ करते हैं, और AA जो है कई लोग एक्साइज और WO में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ ये चीज़ देखने को मिल जाती है। जबकि एक्साइज में जो है 4600 ग्रेड पे रहता है और वहीं 4800 ग्रेड पे रहता है WO में। लेकिन ऑडिटर में सेम 2800 ग्रेड पे इवन CBDT TA, पहले तक तो CBDT TA था, CBDT TA, तो इन तक क्या होता है, ये बच्चे लेते हैं सबसे पहले। और JSO जो कि 4200 ग्रेड पे की है, क्योंकि इसका बेसिक कम होता है तो डेफिनेटली इसकी सैलरी में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, वो तब जब उनके पास ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जब ऑप्शन नहीं होता तो उस कंडीशन में तो बेटर हर चीज़ होती है, चाहे वो आपको 2400 मिले या 2800 मिले या 4200 मिले या 4600 मिले या 4800 मिले, कुछ भी मिले, जो आपके पास अगर सिंगल ऑप्शन है वही बेटर होता है। तो यहाँ पर मैं ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना, अगर आप अच्छा स्कोर करते हो T1 में तो वहाँ आपके पास बेनिफिट रहेगा एक WO और JSO का पेपर देने के लिए। 2 लेवल बनेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है तो WO और JSO दोनों दे पाओगे। अगर एक मीडियम हाई स्कोर है तो आप JSO दे पाओगे, अगर आपके पास नॉर्मल स्कोर है तो आप बाकी दूसरे पेपर दे पाओगे। तो यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है अगर आप T2 में एक एवरेज स्कोर कर पाते हो इंग्लिश में। मैथ में हाँ आपको डिसेंट स्कोर करना होगा, मैथ में आपको कम से कम 180 प्लस या 190 प्लस, अगर आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट है तो 180 170 प्लस स्कोर करो, ईजीएस्ट शिफ्ट है तो कम से कम आपको 190 प्लस स्कोर करना हो, जैसा लास्ट ईयर देखा गया। तो ये चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं T1 में। पहले से ही कॉन्फिडेंट रहो, किस तरह से कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करके भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं प्रेजेंट में, और मैंने खुद ने स्ट्रेटजी जो है चेंज कर करके देखा है। यहाँ पर क्या है कि पहले जो है मैथ को हमेशा मैंने शुरुआत में ही रखा है, मैथ में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैथ शुरुआत में रखा है, देन उसके बाद रीजनिंग। यहाँ क्या हुआ है कि जो बच्चे, कई बच्चे देखे हैं जिन्होंने मैथ लास्ट में रखी है, और उसका कारण क्या, एक तो मैथ से वो डरते हैं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि मैथ के पेपर में कितने सिंपल क्वेश्चन है, और फिर जब फाइनल पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं ओनली 15 ही कर पाए वो, और जबकि वो 25 की 25 कर सकते थे, लेकिन एग्जाम प्रेशर की वजह से 10 मिनट बचे हुए हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हो, प्रेशर की वजह से एक क्वेश्चन अटक गया है। तो इस एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से क्या कर सकते हैं, क्या हो जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 19 16 15 14 इतना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं, कई बच्चे 10 11 कर पाते हैं उनकी मैथ अच्छी होने पर भी। तो ये चीज़ देखने को मिलती है, इसलिए उन चीज़ों को ओवरकम करो और देखो कि किस तरह से बेटर कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमने ऑलरेडी एक सेट तैयार किया हुआ है JSO का, आफ्टर आंसर की जब रिलीज़ हो जाएगी T1 की तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका रॉ स्कोर कितना है और आपके पेपर का लेवल कैसा था। अगर आपके पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, इसका मतलब आपके नॉर्मल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ क्या कर सकते हो आप, अगर आपका 80% और कैटेगरी अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कितना स्कोर आप रख रहे हो, तो अगर आप उतना सिक्योर करते हो तो JSO की प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट कर देना। क्योंकि अब कंडीशन ये है कि लास्ट में जो है जाते जाते टैक्स असिस्टेंट पोस्ट भी बच्चों को नहीं मिलती, तो वहाँ उनके पास एक ऑप्शन एटलीस्ट रहेगा कि उनको JSO मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर थे जिनका लिस्ट 2 में नेम है और वो डेफिनेटली JSO पोस्ट लेके जाएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो वो लिस्ट 4 में है ना लिस्ट 3 में है, लेकिन वो एक पोस्ट जरूर लेके जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर जब आपको कोई जॉब नहीं है या आपको कोई जॉब नहीं मिल रही। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों पर फोकस करो, जितना हो सकता है शेयर करो। कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपको कुछ डाउट है वो भी आप शेयर कर सकते हो, अपनी चीज़ें भी, प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड लक।